भूल जा अपने बीते हुए कल को, भूल जा अपने बीते हुए कल को, तू खुद पर विश्वास कर। तेरा आने वाला कल खुद पर खुद बदलेगा, तेरा आने वाला कल खुद पर खुद बदलेगा। तो आप लोग जितनी भी समय अभी तक में वेस्ट किए हैं, आप लोग उस समय को भूलकर अपना एक जो भी गोल है, जो भी आप लोगों का एचएम है, चाहे जो भी फील्ड में है, उस पे अपना ध्यान दीजिए। आने वाला समय आप लोगों के लिए बेहतर होगा। आप लोग अगर पढ़ाई के क्षेत्र या किसी भी क्षेत्र से है, उस पे लगातार काम करते हैं, तो आप लोगों को एक न एक दिन ज़रूर सफलता मिलती है। तो ये बड़े चीज़ जो होती है वो एक दिन में सफलता नहीं मिलती है। जैसे अभी हम भी अभी तैयारी कर रहे हैं और अभी पढ़ाई कर रहे हैं। तो पढ़ाई ये बहुत लंबे संघर्ष के बाद सफलता मिलती है। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन या 2 महीना, 1 महीना पढ़ लेने से सफलता नहीं मिलती है। अभी तक 1 से लेकर अभी तक बीएड कंप्लीट होने वाला, अभी तक हम लोग लगे हुए हैं। ऐसे ही आप लोग भी अपना पढ़ाई या जो भी क्षेत्र से है वहाँ पे काम करते रहिए, आपको आगे ज़रूर सफलता मिलेगी। हाँ, आप लोग जिस क्षेत्र में हैं, उस क्षेत्र में ही लगे रहिए। और जैसे पढ़ाई से है तो कोई टीचिंग क्षेत्र से या कोई दूसरा डिपार्टमेंट से उसी पे काम कीजिए। लगातार 5 साल कीजिए, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। आइए, आपके प्यारे चैनल जीनियस अकेडमी में आपका स्वागत है। और आज आप लोगों के बीच क्लास 9th के बायोलॉजी चैप्टर 3 जीवों में विविधता के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसके पीछे मैंने बैठो, इसके पीछे मैंने 5 वीडियो तक अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके वहाँ पे देखिए। और आज आप लोगों को दिखाते हैं, ये क्लास 9th का जीव विज्ञान है यानी बायोलॉजी है, और ये भारती भवन पब्लिकेशन का है। इससे नोट कराते हैं और साथ-साथ एनसीईआरटी और सब पब्लिकेशन से हम सम्मिलित करके यहाँ पे नोट कराने का कार्य करते हैं। जो भी अगर ये चैप्टर जीवों में विविधता पढ़ लेते हैं यहाँ से, तो कंपटीशन एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन आता है। वहाँ से भी कंपटीशन एग्जाम में भी सिलेबस होता है एक जीवों में विविधता बायोलॉजी में। यहाँ से पढ़ लेते तो आपको कंपटीशन में पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए, आज आप लोगों के बीच हम प्लांट जगत यानी पादप जगत के बारे में बता दिए थे। पादप जगत के अंतर्गत उन जीव को रखेंगे जो यूकेरियोटिक होती है और वह प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन यापन बनाती है। उनके बाद बता दिए थे, एक अलाइकर नामक वैज्ञानिक हुए थे, आया था 1883 ईस्वी में। उन्होंने पादप जगत को 2 उपजगतों में बांटा था। एक का नाम था क्रिप्टोगैम्स, एक का नाम था फिंड्रोगैम्स। एक क्रिप्टोगैम्स और एक था फिंड्रोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स के अंतर्गत जो था, क्रिप्टोगैम्स को फिर 3 भागों में विभाजित किए थे, थाइलोफेटा, ब्रायोफेटा और टेरिडोफेटा। तो आप लोग अगर वीडियो नहीं देखे जाके देखिए, हम क्रिप्टोगैम्स के बारे में बताए हैं और यहाँ पे भी बताएंगे। आज यहाँ हम आप लोगों के बीच थैलोफाइटा के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो थैलोफाइटा तक मैंने बता दिए थे, और थैलोफाइटा के अंतर्गत जो जीव आते हैं वह शैवाल और लाइकेन होते हैं। शैवाल और लाइकेन होते हैं। अब शैवाल और लाइकेन थैलोफाइटा के बारे में मैंने पीछे बता चुके हैं। तो इनके अंतर्गत जो आते हैं शैवाल और लाइकेन, उनके बारे में कुछ हम पॉइंट चर्चा करेंगे, आप लोगों को समझाएंगे, नोट कराएंगे। आइए, शैवाल, शैवाल को हम अलगी भी कहते हैं। शैवाल यह पादप जगत का सरल जलीय जीव होती है। यानी ये शैवाल जो होती है, पादप जगत प्लांट किंगडम का सरल जलीय जीव है। ये शैवाल जो होती है पानी में पाई जाती है, इसीलिए इसको जलीय जीव कहते हैं। यह जो होती है अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, बताए थे इसके पीछे मैंने। जो भी प्लांट किंगडम के अंतर्गत जो भी जीव आएंगे वो अपना भोजन स्वयं बनाएंगे। यह अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। इनके अंतर्गत कुछ शैवाल जो होती है वो एक कोशिकीय होती है। एक कोशिकीय, इनके अंतर्गत कुछ शैवाल जो एक कोशिकीय होती है, यानी थैलोफाइटा के अंतर्गत जो शैवाल आते हैं, कुछ शैवाल एक कोशिकीय होती है और सारा और सारा शैवाल बहुकोशिकीय होती है। समझा रहा है? तो एक कोशिकीय जो शैवाल होती है उनका एक एग्जांपल यहाँ बताते हैं। उनका नाम है क्लेमाइडोमोनास। एक कोशिकीय शैवाल बताए क्लेरोमोनोमाइडस। और जबकि अन्य शैवाल बहुकोशिकीय होते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने लिखाया हूँ, एस्पायरोगैरा। कौन सा? एस्पायरोगैरा।
फिर से एक बार बता देते हैं, स्पायरो गैरराज शैवाल जो होती है बहुकोशिकीय होती है। क्या होती है? मतलब इनका शरीर एक, दो या दो से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना है। और कल क्लेरोमाइडोमोनस जो होती है एक कोशिकीय शैवाल होती है। इनका शरीर एक ही कोशिकाओं से निर्मित हुआ है। उनके बाद है शैवाल। शैवाल का जो रंग, भिन्न भिन्न शैवाल का रंग भिन्न भिन्न हो सकता है। कुछ शैवाल लाल होता है, कुछ शैवाल भूरा होता है, समझा? तो विभिन्न सारा शैवाल का रंग भिन्न भिन्न हो सकता है। यहाँ पे लिख दे, शैवालों का रंग भूरा, लाल, समझिए ना, हो सकता है। उनके बाद है शैवाल। शैवाल के बारे में बता देते हैं। कुछ शैवाल जो होती है जो जल में पाई जाती है। जो क्या पाई जाती है? जल में। और कौन सा जल में? तो वह स्वच्छ जल में। कौन सा में? तो जो शैवाल स्वच्छ जल में पाया जाएगा, समझ गया ना? जो शैवाल स्वच्छ जल में पाएगा, उन वह शैवाल जो होगा सरल होगी, सरल संरचना, उनका आकार कैसा होगा? सरल होगा। कैसा होगा? सरल होगा। और कुछ शैवाल जो कोई शैवाल जैसे समुद्र में पाया जाता है, उनका शरीर जो होगा जटिल होगा। क्या होगा? जटिल, यानी कॉम्प्लेक्स। उनका शरीर कैसी, उसकी शरीर की संरचना कैसी होगी? जटिल होगी। आया समझ रहा है? वही यहाँ पे नोट किए। स्वच्छ जल में सरल शैवाल होता है, समुद्र जल में जटिल शैवाल होता है। लाल शैवाल से एगार तैयार किया था। अब एगार क्या होता है? इसका उपयोग प्रयोगशाला में किया जाता है, एगार एगार नामक घोल का। यह लाल शैवाल से तैयार किया जाता है। कौन सा शैवाल से? लाल शैवाल से तैयार की जाती है। समझा? अब जानते हैं शैवाल के बारे में तो बता दिए। उनके बाद जानेंगे क्या चीज? लाइकेन के बारे में। कौन सा? लाइकेन। अब देखो लाइकेन क्या होती है। शैवाल, शैवाल और कवक, जिसमें शैवाल और कवक के बीच के कड़ी को हम कहते हैं लाइकेन। क्या कहते हैं? लाइकेन। इसका मतलब यह है, समझो इधर, शैवाल और कवक, शैवाल और कवक एक दूसरे से सहजीविता का संबंध रखती है। सहजीविता का संबंध रखती है। कवक और शैवाल जो होती है वह सहजीविता का संबंध कैसे रखती है? तो सहजीविता क्या होती है? तो सहजीविता उसे कहते हैं जब दो जीवों को, समझिए ना, लाभ होती है। जब दो जीवों को आपस में लाभ होती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सहजीवी। उसे कौन सा बोलेंगे? सहजीवी जीव। वैसा जीव जिसमें दोनों जीवों को लाभ प्राप्त होती है, लाभ होती है, उसे क्या बोलेंगे? सहजीवी जीव। क्या बोलेंगे? सहजीवी। उस क्रिया को सहजीविता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सहजीविता। तो लाइकेन, कवक और शैवाल, ये दोनों सहजीविता है। क्या है? सहजीवी है। अब देखो सहजीवी कैसे है? कवक, कवक जो होती है शैवाल को रहने का स्थान प्रदान करती है। जैसे पेड़ पौधा में कहीं में कवक लगता है ना, समझा? कवक, कवक को समझिए रहने का स्थान कौन दे देती है? शैवाल। कौन देती है? शैवाल। अब शैवाल इनको क्या चीज लाभ देता है? तो शैवाल जो भोजन बनाती है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा शैवाल भोजन अपना बनाता है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाई जाती है। तो भोजन जो बनाता है वह भोजन किनको दे देता है? कवक को। तो एक दूसरे से लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। जब एक दूसरे को लाभ होगा, दोनों जीव को लाभ होगा, तो उसे क्या बोलेंगे? सहजीवी जीव। समझा? तो लाइकेन क्या होता है? समझा? लाइकेन यहाँ पर लिखा दिए जो नोट आप लोग को बता रहे हैं। कवक और शैवाल के बीच के कड़ी को लाइकेन कहा जाता है। यह दोनों के बीच सहजीविता का संबंध रखता है। वही जो यहाँ पे आप लोगों को बताए हैं वही चीज यहाँ पे लिखे हैं। चलिए आगे जानते हैं हम। क्रिप्टो गेम्स में बता दिए, थैलोफाइटा के बारे में बता दिए। उनके बाद 2 नंबर में बता देते हैं ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा के अंतर्गत ऐसे पौधे को रखेंगे जो छायादार स्थान पे, जो छायादार स्थान पर और नमी वाले क्षेत्रों को उगती है। समझा रहा? थैलोफाइटा के अंतर्गत, सॉरी, ब्रायोफाइटा के अंतर्गत ऐसे पौधे को रखेंगे जो नमी वाले स्थान पर और छायादार स्थान पे उगते हैं। समझा? यह पौधे का समझिए ना सर आकार जो होगा, समझिए ना, छोटा होगा। कैसा होगा? छोटा होगा। और इसमें इसमें समझ गए ना, संवहन तंत्र, इसमें संवहन तंत्र नहीं पाई जाती है। मतलब इसमें जाइलम और फ्लोएम, सुनो इधर, इसमें जाइलम और फ्लोएम तंतु, सॉरी, जाइलम और फ्लोएम समझिए ना ऊतक का अभाव होता है। किसमें? ब्रायोफाइटा में। देखो ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहते हैं।
पादप जगत का उभयचर कहते हैं। उभयचर जो जल में भी रह सकता है, जो स्थल में भी रह सकता है, उसे क्या बोलेंगे? उभयचर। तो पादप जगत को उभयचर कौन किनको कहते हैं? ब्रायोफाइटा को। किनको बोलते हैं? ब्रायोफाइटा को। इसमें जड़ नहीं पाई जाती है। ब्रायोफाइटा के अंतर्गत जो भी पौधा आएगा उसमें जड़ नहीं पाई जाएगी। इसमें संवहन तंत्र नहीं पाई जाती है, अभी आप लोगों को बताए। इसका उदाहरण ब्रायोफाइटा का मुख्य उदाहरण जगह रिक्सिया, मार्स, मार्केसिया, 3 गो। रिक्सिया, मार्स और मार्केसिया, यह ब्रायोफाइटा का एग्जाम्पल है, ब्रायोफाइटा का यह उदाहरण है। यदि क्वेश्चन पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रतियोगिता परीक्षाओं में, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रायोफाइटा का पौधा है? समझा ये रहा? ऐसा करता हूँ आप लोग को भी समझ में आया होगा। उनके बाद टेरिडोफाइटा, कौन सा है? टेरिडो। ब्रायोफाइटा के बारे में बता रहे, पहला तो थैलोफाइटा के बारे में बताया, उनके बाद दूसरा नंबर में ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा के अंतर्गत उस पौधा को शामिल करेंगे जो नमी वाला और छायादार स्थान पर उगते हैं। इसमें संवहन तंत्र नहीं पाई जाती है। समझा? इसका एग्जाम्पल हो जाए रिक्सिका, मार्स, मार्केसिया, इनका प्रमुख पौधा का उदाहरण हो जाएगा। उनके बाद है टेरिडोफाइटा। क्या है? देखो ये टेरिडोफाइटा जो होती है, इसके अंतर्गत वह पौधे आते हैं जिसमें जड़, तना, पत्ती सब चीज पाई जाती है, जबकि इसमें ब्रायोफाइटा के अंतर्गत सब चीज नहीं पाई जाती है। समझा? यहाँ पर बताया नहीं, इसमें जड़ नहीं पाई जाती है। लेकिन टेरिडोफाइटा के अंतर्गत जो भी पौधा आएगा उसमें जड़, तना, पत्ती विकसित होती है, यानी उसमें पाई जाती है। वही आप लिखे, इसके अंतर्गत जो पौधा आते हैं उसमें जड़, तना, पत्ती पाई जाती है। इसमें संवहन तंत्र पाया जाता है। अब संवहन तंत्र किसे कहते हैं? तो बताए थे, पिछली वीडियो में मैंने बताया हूँ, पादपों में पोषक तत्वों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है, तो उस क्रिया को क्या बोलते हैं? संवहन तंत्र। क्या बोलते हैं? संवहन तंत्र। संवहन तंत्र में कौन ले जाता है? ले जाता पादप में तो जैलम ऊतक और फोलोयम ऊतक। तो इसमें संवहन तंत्र समझो, इसमें संवहन तंत्र पाई जाती है, यानी इसमें जैलम और फ्लोएम ऊतक पाई जाती है, जबकि वहीं पे ब्रायोफाइटा में नहीं पाई जाती है। इनका एग्जाम्पल लेते हैं, जितना भी फर्न, समझ गए ना, पौधा, फर्न वर्ग के पौधा के जितना भी, फर्न वर्ग के जितने भी पौधा आ जाएगा, इनका प्रमुख उदाहरण हो जाएगा। समझा? इनकी पत्तियां बड़ी बड़ी होती है, इनकी पत्तियां जो होती है लंबी होती है। क्या होती है? लंबी होती है। ये किनके बारे में बता रहे हैं? टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा के अंतर्गत उन पौधों को शामिल करें जिसमें जड़, तना, पत्ती पाई जाती है, जिसमें संवहन तंत्र पाई जाती है, जिसमें जैलम ऊतक, फ्लोएम ऊतक पाई जाती है। इनका पत्ती जो होती है लंबी होती है, इनकी पत्ती कैसी होती है? लंबी होती है। समझा? तीसरा नंबर में कौन सा है? तो तीसरा तो हो गया, तीसरा नंबर का टेरिडोफाइटा। तो ये तीनों जो था ये क्रिप्टोगेम्स का सम्मिलित रूप था, यानी क्रिप्टोगेम्स का भाग था। किनका था? तो क्रिप्टोगेम्स को कितने भागों में बांटा? बता तो 3 भागों में, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। समझा रहा? थैलोफाइटा के अंतर्गत कौन सा जीव को रखेंगे? बता दिए। ब्रायोफाइटा के अंतर्गत कौन सा जीव को रखेंगे? बता दिए। हाँ, ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा के अंतर्गत इनको जीव को रखेंगे। टेरिडोफाइटा के अंतर्गत कौन सा जीव को रखेंगे? आया इतना समझ में? उनके बाद है फिनरोगेम्स। प्लांटी प्लांट किंगडम के अंतर्गत, यानी पादप जगत के अंदर एक को बांटा था क्रिप्टोगेम्स, एक को फिनरोगेम्स। तो क्रिप्टोगेम्स के बारे में मैंने बता दिए हैं। क्रिप्टोगेम्स के 3 भागों में बांटा गया, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। तो तीनों को मैंने डीप से यहाँ पे आप लोगों को बता दिए। आगे जो है मेरा 2 नंबर में होगा, कौन सा होगा? फिनरोगेम्स। कौन सा होगा? फिनरोगेम्स। अगर आप लोग सब वीडियो अगर बारीकी से देखते हैं, एक एक वीडियो देखते हैं, तो आप लोग को सब पूरा अच्छी तरह से समझ में आएगी। उनके बाद है फिनरोगेम्स। तो फिनरोगेम्स के अंतर्गत हम कौन सा पौधा का रखें? इनके अंतर्गत जो पौधा आते हैं उसमें जड़, तना, पत्ती पाई जाती है और उसमें बीज पाई जाती है। मतलब फिनरोगेम्स के अंतर्गत ऐसे पौधा को रखेंगे जिसमें जड़, तना, पत्ती पाई जाती है और बीज रहित, सॉरी, बीज युक्त होती है। वह क्या होती है? बीज युक्त, यानी उसमें बीज पाई जाती है। उसमें क्या होती है? बीज पाई जाती है।
उनके बाद इसमें जनन क्रिया द्वारा बीज का निर्माण होता है। इसमें जनन क्रिया द्वारा बीज का निर्माण होता है। जबकि वहीं पे छोड़ो, आगे बताएंगे। बीज के अवस्था के आधार पर इन्हें दो भागों में बांटा गया। फिंड्रोगेम्स को बीज के अवस्था के आधार पर दो भागों में बांटा गया। एक को कहा गया जिम्नोस्पर्म, एक को कहा गया एंजियोस्पर्म। एक बार फिर से समझो। फिंड्रोगेम्स के अंतर्गत वैसे पौधे को रखते हैं जिसमें बीज पाई जाती है, जिसमें जड़, तना, पत्ती पाई जाती है। समझा रहा है? ये सब पाई जाती है। इनको बीज के आधार पर, बीज के अवस्था के आधार पर इनको दो भागों में बांटा गया। एक जिम्नोस्पर्म और एक एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म को अनावृत बीज बोलेंगे, एंजियोस्पर्म को आवृत बीज बोलेंगे। अर्थात यहाँ पे थोड़ा समझ जाओ। जिम्नोस्पर्म अनावृत बीज, यानी इसके अंतर्गत जो बीज आता है उनके बीज में, उसके बीज के बाहर कोई भी आवरण नहीं होती, इसीलिए उसे क्या कहते हैं, अनावृत बीज। क्या बोलते हैं? जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत जो पौधा की बीज आएगी, उन पे कोई भी समझिए आवरण नहीं रहेगा, इसीलिए क्या बोला जाता है, अनावृत बीज। एंजियोस्पर्म के अंतर्गत जो पौधा के बीज आएगी उसके उसके ऊपर समझिए बीज के ऊपर क्या होती है, आवरण होती है, उसको क्या बोलेंगे, आवृत बीज। क्या बोलेंगे? आवृत बीज। तो चलिए यहाँ तक आप लोगों को बता दिए। इसके आगे मैंने जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को अच्छी तरह से बताएंगे। और अगर आप लोग ये वीडियो देखते तो कंटिन्यू देखिए, आपको इससे बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आएगी, अगर सब वीडियो अगर आप लोग देखते हैं तो। चलिए, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।